वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक। तो साउथ ईस्ट एशिया का कोरल लार्वा क्रायो बैंक बनने जा रहा है कहाँ पे? फिलीपाइंस में। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारे कोरल रीफ्स हैं, इस तरीके की जो हमारी कोरल रीफ्स हैं, ये काफी ज्यादा डैमेज हो रही है, जिसके की डिफरेंट रीजंस है विच आई विल डिस्कस टुडे। तो इन कोरल रीफ्स को प्रिजर्व करने के लिए, अगर ये कोरल रीफ एक्सटिंक्ट हो भी जाते हैं, सपोज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज या फिर बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, जो भी रीजंस हैं, तो अगर ये एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं तो वापस फिर से हम इनको रिवाइव कर सकें, तो उसके लिए यहाँ पे बनने जा रहा है क्रायो बैंक, जिसमें कि जो ये कोरल्स हैं, इनके जो छोटे छोटे पॉलिप्स हैं, जिनको हम कोरल कोरल लार्वा कहते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाएगा टू प्रोटेक्ट द थ्रेटेंड रीफ्स। क्योंकि ये जो रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स काफी थ्रेटेंड है, ये काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दिस क्रायो बैंक, ये जो फैसिलिटी है, ये इसको फ्रीज कर देगी। क्रायो बैंक में होता है क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें प्रिजर्व करना है, उसका जर्म प्लाज्म अगर हमें प्रिजर्व करना है, तो उसे -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में उसको हम प्रिजर्व करते हैं, तो वो काफी टाइम तक प्रिजर्व रहता है, और फिर उसके बाद फिर से हम उस ऑर्गेनिज्म को रिवाइव कर सकते हैं। तो यही टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करी जाएगी फिलीपींस में स्पेशली, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक बनने जा रहा है। तो लेट्स नो अबाउट इट। देखो, दिस इज द फिलीपींस, और यहाँ पे दिस एरिया, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कोरल ट्राइएंगल भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरल रीफ्स की बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है और बहुत ज्यादा डेंसिटी में कोरल यहाँ पे पाए जाते हैं। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं अबाउट कोरल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लीस्ट फेवरेबल फॉर कोरल रीफ फॉर्मेशन? तो कोरल रीफ के लिए कौन सा कंडीशन फेवरेबल नहीं है? पहला है सी सरफेस टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। दूसरा है डेप्थ होनी चाहिए 50 मीटर तक की। अबेंडेंट सनलाइट होनी चाहिए इनकी ग्रोथ के लिए। थर्ड इज हाई टर्बिडिटी ड्यू टू सस्पेंडेड सेडिमेंट्स होने चाहिए पानी में। चौथा है सलाइनिटी होनी चाहिए 34 से 37 PSU। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि कोरल रीफ के सर्वाइवल की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। कोरल रीफ होते क्या हैं? व्हाट आर द कोरल रीफ्स? तो कोरल रीफ क्या है? एक अंडरग्राउंड इकोसिस्टम है। तो ये शैलो डेप्थ पे पाया जाता है, मतलब कि जो हमारा सी है, ओशन है, उसमें बहुत ज्यादा डीप ये नहीं पाया जाता है। ये लगभग 50 मीटर या फिर ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर तक की डेप्थ तक ये पाए जाते हैं, उससे नीचे नहीं पाए जाते। तो इसका रीजन भी है क्योंकि इसमें जो एल्गी पाई जाती है कोरल रीफ्स में, उस एल्गी को फोटोसिंथेसिस करना होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? सनलाइट की जरूरत होती है इनको। और जो सनलाइट है वो 200 मीटर तक ही लगभग पहुंच पाता है, उससे नीचे फिर सनलाइट नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी के अंदर 200 मीटर से ऊपर ही पाए जाते हैं। दैट्स वाई जो कोरल रीफ है वो भी शैलो डेप्थ में ही पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप वाटर में ये नहीं मिलते। इनको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है। कोरल रीफ की ही बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जो कि एक हैबिटेट बनाती हैं, ठीक है, और उस हैबिटेट में फिर बहुत सारे मरीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे फिश की स्पीशीज होते हैं। वहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है? फिश की स्पीशीज मिलती है, मॉलस्क, वॉर्म्स, क्रस्टेशियंस, इकाइनोडर्म्स, स्पंज, ट्यूनिकेट्स, निडेरियंस। तो बहुत सारी जितनी भी मरीन इकोसिस्टम है, बहुत सारी स्पीशीज को वो हैबिटेट प्रोवाइड करता है। कोरल रीफ्स बने होते हैं कोरल पॉलिप से, मतलब इनका जो एक यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द कोरल पॉलिप। कोरल पॉलिप है, उसकी बॉडी कैल्केरियस स्केलेटन से बनी होती है। ये है इसकी बॉडी, जो कि कैल्शियम से बनी होती है। और ये कैल्शियम ये कहाँ से लेते हैं? ये कैल्शियम ये लेते हैं जो सॉल्ट वाटर है, जो सी का पानी है। सी का जो पानी है उसमें बहुत टाइप के सॉल्ट होते हैं। 90% तो उसमें NaCl होता है, जो जो सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा उसमें कैल्शियम प्रेजेंट, कैल्शियम के सॉल्ट्स, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, एंड बहुत सारे एलिमेंटल नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है सी वाटर में, उसको वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे वो कंज्यूम करते हैं, और उसी से उनका जो बॉडी है, कैल्शियम कार्बोनेट की उनकी जो बॉडी है वो बनी होती है। देन नाउ दिस कोरल, ये जो कोरल्स हैं इनमें पाया जाता है जूजेंथेला एल्गी पाया जाता है इसमें, और इन दोनों के बीच में होता है एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप मतलब जब दो ऑर्गेनिज्म A प्लस B, दोनों ऑर्गेनिज्म साथ में रह के एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तो ये जो कोरल पॉलिप है,
ठीक है, ये दिस पॉलिप, इस पॉलिप के अंदर इसके जो सेल्स हैं, इसके हर सेल में यहाँ पे पाया जाता है जूजेंथेला एल्गी। और ये एल्गी क्या करता है, ये एल्गी करेगा फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में ये फूड बनाता है, और वही फूड इस कोरल को अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, एमाइनो एसिड्स, इन सब के फॉर्म में। और ये फूड जो है कोरल को मिलता है। तो कोरल को लगभग 90% जो न्यूट्रिएंट है वो इस एल्गी से ही मिलता है। बाकी 10% इसको जो सी वेव्स आती रहती है, देखो कोरल रीफ यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे सी वेव्स बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड जो भी है वो सब लेके आते हैं अपने साथ, और उसको भी ये कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ जो इनका फूड है 90%, वो उनको जूजेंथिला एल्गी प्रोवाइड करता है। तो इट मीन्स कि ये जो एल्गी है वो कोरल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जूजेंथिला जो एल्गीज होते हैं, एल्गीज अलग अलग कलर के होते हैं। ये जो एल्गी होते हैं, एल्गी में एक्चुअली कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कलरफुल होते हैं। तो जिस भी कलर का एल्गी होगा इसकी बॉडी में, वही कलर कोरल भी शो करेगा। तो स्पेशली जैसे ब्राउन, गोल्डन ब्राउन अपीयरेंस जो कोरल रीफ में मिलता है हमको, वो एल्गीज की वजह से मिलता है। इसके अलावा जो कोरल्स है वो और भी कलर के होते हैं, लाइक रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ग्रीन कलर के भी आपको मिल रहे हैं, रेड कलर के भी आपको मिल रहे हैं। ये जो कलर है कोरल्स में, वो उसमें जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं कुछ स्पेसिफिक कोरल्स के अंदर ही, उन प्रोटीन्स का ये कलर होता है। तो जो कोरल्स हैं कलरफुल, उनके कलर के दो रीजन होते हैं। एक तो जो एल्गी है, जूजेंथेला एल्गी, वो उसको कलर देता है। दूसरा जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं कोरल्स की बॉडी में, उन दोनों की वजह से ये कलरफुल होते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्रोथ कंडीशंस क्या क्या होती है कोरल रीफ की। तो जो कोरल्स हैं वो आपको ऐसे पानी में मिलेगा जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप इस मैप में देख सकते हो कोरल आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज में ही मिल रहा है। इन एरियाज में आप देखो यहाँ पे कोरल्स आपको मिलता है। लेकिन कोरल्स टेम्परेट रीजन में नहीं मिलते, क्योंकि टेम्परेट रीजन में जो सी वाटर है उसका टेम्परेचर कम होता है, वहां पे वो सरवाइव नहीं कर सकते। मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर होता है कोरल्स के सर्वाइवल के लिए 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, उसमें वो सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। और जो टेम्परेचर है सी का, वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अगर उससे ऊपर चले गया तो फिर कोरल्स की डेथ होने लगती है। तो इट मीन्स कि इनका रेंज कितना है, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, इसी रेंज में मिलेंगे। और ऑप्टिमम मोस्ट फेवरेबल है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। कोरल्स कैन सर्वाइव ओनली इन सेलाइन वाटर। देखो सेलाइनिटी 27 से 40% की सेलाइनिटी होनी चाहिए। अब जो सेलाइन वाटर है वो हमको कहाँ मिलता है, वो हमें सी में मिलता है और ओशन में मिलता है। वहां पे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है पानी में, लगभग 35 पीपीटी से ऊपर। पीपीटी मीन्स पार्ट्स पर थाउजेंड। जो फ्रेश वाटर है, जैसे कि जो रिवर्स का वाटर है, लेक का वाटर है, उसमें सलाइनिटी बहुत कम होती है, लेस देन 5 पीपीटी। इसीलिए हमें जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनमें हमें कोरल्स नहीं मिलते, क्योंकि कोरल्स को सरवाइव करने के लिए पानी पानी में सॉल्ट होना चाहिए 27 से 40%। देन थर्ड कंडीशन, जो कोरल्स हैं वो 50 मीटर से ज्यादा डेप्थ पे ज्यादातर नहीं मिलते हैं। मैक्सिमम 200 मीटर की ही डेप्थ तक वो मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो जूजेंथिला एल्गी पाया जाता है उसको फोटोसिंथेसिस करना है, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए जो कि सिर्फ 200 मीटर तक ही डेप्थ तक पहुंच पाती है। दैट्स वाई जो कोरल रीफ्स हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर तक मिलेंगे, बट कॉमनली आपको ये 50 मीटर तक मिलता है, क्योंकि 50 मीटर तक ऊपर काफी ज्यादा सनलाइट आती रहती है। एंड देन फोर्थ कंडीशन इज कि वाटर जो है वो फ्री फ्रॉम सेडिमेंट होना चाहिए, बहुत सारे सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए पानी में। क्योंकि देखो अगर पानी में सेडिमेंट्स होगा, देखो आपने देखा होगा रेनी सीजन में जब भी जो नदियां होती है, जो रिवर्स होती है, उसमें बहुत सारा सेडिमेंट होता है, बहुत ही टर्बिडिटी बढ़ जाती है पानी, उसमें आपको सॉइल, मिट्टी, ये सब दिखाई देगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो सेडिमेंट है। अगर वही पानी यहाँ पे पहुंच जाएगा कोरल रीफ पे, तो जो सेडिमेंट्स है वो इसके माउथ में जा सकते हैं और उसको फिर वो क्लॉग कर सकते हैं, जिससे कि जो कोरल है उसकी डेथ होने लगती है। इसलिए पानी साफ होना चाहिए। दैट्स वाई जो कोरल रीफ है वो ऐसे पानी में होते हैं जो कि फ्री फ्रॉम सेडिमेंट है, सेडिमेंट्स नहीं होना चाहिए। अब कोरल ब्लीचिंग, सो व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? इट इज जब बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस मतलब जो सी का टेम्परेचर है अगर वो बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, तो उससे जो एल्गी है, जूजेंथिला एल्गी जो इसमें पाया जा रहा है, उसकी डेथ होने लगती है। और उसकी जब डेथ होती है
तो ये जो कोरल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर का जो एल्गी है, जो कलरफुल एल्गी है, वो डेथ हो जाती है उनकी, और रह जाता है यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन ऑफ कोरल। इसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। अब जो कोरल ब्लीचिंग है इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो यही है कि राइज इन सी टेम्परेचर, थोड़ा भी अगर स्लाइट इंक्रीज इन ओशन टेम्परेचर, उससे भी कोरल्स जो है हार्म होते हैं, क्योंकि कोरल्स जो है बहुत सेंसिटिव हैं टेम्परेचर इंक्रीज के लिए। उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 20 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए और 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उससे जो कोरल है उनमें बहुत ज्यादा कोरल ब्लीचिंग देखी जा रही है। दूसरा है ओशन एसिडिफिकेशन। अब जो कोरल्स हैं वो पीएच के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। हमारा जो ओशंस होते हैं, जो सी होते हैं, वो एल्केलाइन होते हैं, मतलब उनका जो पीएच है वो 7 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है, लगभग 8 के आसपास में रहता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो चुका है एटमॉस्फेयर में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे जो ओशंस हैं, यानी कि जो वाटर है ओशन का, उसमें डिसॉल्व होते रहता है। उससे क्या होगा, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ में, ओशन के वाटर से रिएक्ट करता है, CO2 प्लस H2O मीन्स ओशन का वाटर, उससे बनता क्या है H2CO3, एंड इट इज कार्बोनिक एसिड। ये क्या होता है, ये एसिडिटी कॉज करता है और जो पीएच है उसको कम कर देता है। तो इसे हम कहते हैं ओशन का एसिडिफिकेशन। तो ओशन एसिडिफिकेशन से क्या होगा, जो कोरल है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, और लो पीएच में यानी एसिडिक पीएच में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो स्टेबल नहीं रहता, वो डिसोसिएट होने लगता है। तो अगर एसिडिटी बढ़ती है, ओशन एसिडिफिकेशन होता है, तो उससे ये कोरल्स जो है धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। देन इन्फेक्शियस डिजीज। अब क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होता है जैसे कि विब्रियो शिलॉय, ये जूजेंथेला एल्गी को खत्म कर देते हैं। तो अगर एल्गी खत्म हो जाएगा तो कोरल्स भी डैमेज होने लगते हैं। अब ये जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, जनरली जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बैक्टीरिया और वायरसेस ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारे सी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ऐसे जो बैक्टीरिया है वो भी इंक्रीज हो रही है, उनकी एक्टिविटीज भी बढ़ रही है, और ये जूजेंथेला एल्गी को वो डैमेज कर रहे हैं। देन केमिकल पॉल्यूशन, तो बहुत सारे जो पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हमारे इस रिवर्स से होते हुए पहुंच जाते हैं सी में, ओशन में, और फिर वहां पे ये जितने भी वहाँ के इकोसिस्टम है, कोरल रीफ है, सी ग्रासेस हैं, सबको ये डैमेज करते हैं। देन इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन। देखो मैंने आपको बताया कि जो कोरल्स हैं, अगर बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स प्रेजेंट है पानी में, तो वो इनके माउथ को क्लॉग कर देते हैं और इनकी डेथ होने लगती है। अब क्या होता है कि जो हमारे कोस्टल एरियाज है वहां पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज होती है, तो उससे सेडिमेंट्स जनरेट होते हैं, और वो सेडिमेंट्स जाते हैं सी में, ओशन में, और उसके बाद वो जो कोरल्स हैं उसको डैमेज करते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी तक का कितना ग्लोबल और इंडिया के जो कोरल्स हैं कितने वो डैमेज हो चुके हैं। देखो फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट ये स्टार्ट होता है 2023 में। इट मीन्स कि 4 बार जो कोरल है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं। पहला तो 1998 में जब टेम्परेचर काफी बढ़ चुका था, फिर 2010 में ऐसा होता है, मास कोरल ब्लीचिंग होती है, 2015-17 में ये होता है। देन 2023-25 में अभी भी जो कोरल ब्लीचिंग है बहुत ज्यादा बढ़ रही है अभी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से कोरल सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो 84% ऑफ कोरल रीफ एरियाज आर एक्सपोज टू ब्लीचिंग लेवल हीट स्ट्रेस। देखो कि जो ओशंस हैं उनका उनका जो टेम्परेचर है, हीट स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। दैट्स वाई लगभग 84% जो कोरल रीफ है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। स्पेशली जो ग्रेट बैरियर रीफ है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। तो वो लगभग 70% जो है ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। इंडिया के जो कोरल रीफ्स हैं, लक्षद्वीप में अगर हम देखें 50% डिक्लाइन हो चुका है। देखो अगर हम इसको देखते हैं 2000 1998 से 2022 का अगर हम देखें, 1998 से 2022 तक ये इतना इसमें डिक्लाइन आ चुका है, आप देख सकते हो 50% डिक्लाइन हो चुका है। 2023-24 में लगभग 84.6% जो रीफ्स हैं वो उनमें ब्लीचिंग हुई है ड्यू टू मरीन हीट वेव्स, क्योंकि जो ओशंस हैं वहां पे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। अब इनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का रीफ स्टोरेशन प्रोजेक्ट, देखो ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको रीस्टोर करने के लिए हीट टॉलरेंट कोरल स्पीशीज डेवलप करी जा रही है। हीट टॉलरेंट ऐसी इस कोरल की स्पीशीज जो कि ज्यादा टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सके। देन इंडिया का जो NIOT है,
NIOT मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये भी टेस्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल रीफ कैसे बनाया जाएगा, कोरल का ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, इन सब पे रिसर्च चल रही है। और अभी जो फिलीपाइंस है, अब फिलीपाइंस ने स्टार्ट किया यहाँ पे जो कोरल लार्वा है उनका क्रायो बैंक। कोरल लार्वा क्रायो बैंक ये होता क्या है, तो इसमें स्टोर किया जाएगा। देखो ये कोरल है और इसका जो छोटे छोटे जो पॉलिप्स हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं दैट इज कॉल्ड द कोरल लार्वा। इनको अल्ट्रा लो टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे इनको प्रिजर्व किया जाएगा, फिर इनको रिवाइव किया जाएगा। अब हमने ये प्रिजर्व तो कर दिया, तो जब भी हमको एक कॉलोनी, एक कोरल रीफ को डेवलप करना है, तो हम इसको फिर से सी में लेके जाएंगे, वहां पे इसे हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो रिवाइवल प्रोसेस कैसे होगा, लेजर बेस्ड रैपिड वार्मिंग की जाएगी। मतलब कि जो हमने कोरल्स के जो सीड्स हैं, कोरल लार्वा है, उसको हमने 196 डिग्री सेल्सियस का जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसमें प्रिजर्व किया है, तो वहां पे क्या होगा, वो जम जाएगा। फिर हमें उसको क्या करना है, उसको हमें पिघलाना है। ठीक है, तो वो कैसे किया जाएगा, उसे लेजर बेस्ड टेक्निक से किया जाएगा, ताकि जब भी हम इसको दोबारा से रिवाइव करें तो इसके सेल डैमेज ना हो। तो इसमें लेजर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद किया जाता है रीहाइड्रेशन। फिर इसको जो सी का वाटर है उसमें इसको रिहाइड्रेट किया जाएगा एंड देन फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कंट्रोल्ड टैंक में। तो सबसे पहले जो भी टैंक्स हैं लेबोरेटरीज में, जो टैंक्स होते हैं उसी में इसको थोड़ा सा ग्रो किया जाएगा। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएंगे देन इसको सी वाटर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ताकि ये धीरे धीरे एक कोरल रीफ बना सके, या फिर जो हमारी कोरल रीफ्स हैं ऑलरेडी जो डैमेज्ड है उनको ये रिवाइव कर सके। लेकिन इसमें लिमिटेशंस भी हैं, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है। जो कोरल लार्वा है ये लार्ज होते हैं, ये लिपिड रिच होते हैं और हीट सेंसिटिव भी हैं। देखो कोरल्स ऑलरेडी काफी हीट सेंसिटिव होते हैं, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जिससे कि जो इनका विट्रिफिकेशन है, जो हमने इसको कूल टेम्परेचर पे प्रिजर्व करने की कोशिश करी, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। हावेवर इसमें भी रिसर्च चल रही है, तो हो सकता है एक बेटर टेक्निक और यहाँ पे डेवलप हो जाए। स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स, जो कोरल्स हैं, कोरल्स की बहुत सारी स्पीशीज हैं और हर स्पीशीज को डिफरेंट तरीके से फ्रीजिंग और रिवाइवल करना पड़ता है, तो वो भी एक चैलेंज है। सर्वाइवल रेट भी इनका कम है। ये देखा गया है कि जो कोरल लार्वास को हम प्रिजर्व करते हैं उनमें से ज्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते, सर्वाइवल रेट इज लो। उसके बाद इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट, जो लिक्विड नाइट्रोजन सिस्टम है, ट्रेनिंग है, तो उन सब की वजह से क्या होता है, इसमें कॉस्ट भी काफी ज्यादा आता है। अब जो फिलीपाइंस यहाँ पे लार्वा प्रिजर्वेशन कर रहा है, इसमें और कौन कौन से नेशंस इन्वॉल्व है, तो इस पूरे प्रोग्राम में इन्वॉल्व है फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब कोरल ट्रायंगल कंट्रीज में आते हैं। देखो कोरल ट्रायंगल क्या है, इसमें 6 कंट्रीज हैं। ये वाला जो रीजन है, दिस ट्रायंगल, यहाँ पे मैक्सिमम कोरल रीफ्स पाई जाती हैं और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं कोरल्स की, तो इसे ही हम कहते हैं कोरल ट्रायंगल। अब इसमें 6 कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी आती है, फिलीपींस आती है, इंडोनेशिया है, तिमोर लेसी है, पपुआ न्यू गिनी है, सोलोमन आइलैंड है और मलेशिया है। ये जो कोरल ट्रायंगल है, इट इज वन ऑफ द 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस। देखो अर्थ में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। वो कौन कौन से हैं, एक तो है कॉन्गो बेसिन जो कि अफ्रीका में है, अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट है, और तीसरा है कोरल ट्रायंगल। तो कोरल ट्रायंगल इज अमंग 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे लगभग 76% स्पीशीज पाई जाती हैं कोरल्स की। तो इसी कोरल ट्रायंगल में कोशिश करी जा रही है कि ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन वाला जो टेक्निक है उसको अपनाया जाएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी कोरल रीफ्स का। सो लेट्स सी कि ये कितना वर्क करता है। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन कोरल रीफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लीस्ट फेवरेबल फॉर कोरल रीफ फॉर्मेशन। तो 4 कंडीशंस यहाँ पे दी गई है, कौन सी कंडीशन सबसे कम फेवरेबल है, तो इनमें से कौन सी लीस्ट फेवरेबल कंडीशन है, दैट इज हाई टर्बिडिटी ड्यू टू सस्पेंडेड सेडिमेंट। इट मीन्स कि अगर सस्पेंडेड सेडिमेंट्स ज्यादा है तो कोरल्स के लिए वो लीस्ट फेवरेबल है। सो आंसर इज सी। You can join our affordable courses for your better preparation. Registration link is given in the description box.